हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने पोलराइजेशन के साथ साथ एग्जाम्पल सभी 10 चैप्टर के कर दिए। चलो फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1 10.1 क्या है एक्सरसाइज में देखो। द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? The refractive index of water is given as a 1.33. Then the wavelength of incident light is given, say as a lambda 1 589 nanometer and refractive index of water, if I am writing as a eta w, then it is 1.33 given, and asks about what about the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light. तो पहले करते हैं for the reflection के for reflection of light। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वेवलेंथ है वो अनचेंज, फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज और उसकी जो स्पीड है वो भी अनचेंज, मतलब सभी सेम रहेगा। फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देयर इज नो चेंज इन एनी क्वांटिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड रिमेन्स अनचेंज। मतलब अगर मैं इसमें लिखूं कि वेवलेंथ then it is 589 नैनोमीटर। ओके, फिर स्पीड, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी, चलो स्पीड बोल देते हैं। देन स्पीड ऑफ लाइट, जिसको ऐसे हम c ही लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन फ्रीक्वेंसी, frequency of light, then frequency of the light nu is equal to c upon lambda, because c is equal to nu lambda। then nu is equal to ये 3 × 10⁸ वेवलेंथ है, तो इसको तुम 589 10⁻⁹ मीटर बोल सकते हो। then it is 589 10⁻⁹। चलो तो करो उसकी कैलकुलेशन के 3 / 589, देन इट इज 0.00509 × 10⁻²। तो 10⁻² में क्या होगा, इट इज प्लस हो जाएगा, मतलब 8 और 9 17 हर्ट्ज। अदरवाइज अगर यहां पर तुम्हें करना है 5.09, देन 3 कम हो जाएगा 10⁻14 हर्ट्ज। दिस आर द वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। So whenever light is refracted, we know that frequency does not change, because frequency is a property of the source. Wavelength will be changed because it is a property of medium. अगर wavelength change होगी तो स्पीड तो चेंज होगी। तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर wavelength करनी है, then wavelength of light इन वाटर, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वाटर में, तो अगर मैं इसको λ2 लिखूं तो हमें पता है कि इट इज λ1 अपॉन ईटा। ऑलवेज वेवलेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब यहां पर हम बोल सकते हैं इट इज
589 डिवाइडेड बाय 1.33। नैनोमीटर का आंसर हम नैनोमीटर में रख देंगे। देन 589 डिवाइडेड बाय 1.33 इट इज 442.8। 442.8 nanometer means we can say 443 nanometer. This is the wavelength of refracted light. चलो फिर स्पीड ऑफ लाइट करते हैं। The speed of light in water, then V is equal to, we can say C upon eta, because eta is equal to C by V. Then this is 3 into 10 raised to 8 divided by 1.33। तो करो 3 divided by 1.33 करो, it is 2.255। we can say 2.26 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। और हमें करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं। देन वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट does not change, means कितनी होगी 5.09 10 raised to 14 हर्ट्ज। मतलब जैसे लाइट कोई भी मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाए उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। इट्स वेवलेंथ चेंजेस एंड स्पीड चेंजेस, तो वो तो हमने कैलकुलेट करी थी। चलो नेक्स्ट नंबर 2, ये लिख लेना, ऐसे वीडियो पोस्ट करके लिख लो इसका आंसर। चलो नंबर 2 के 10.2 का क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से और क्या कैलकुलेट करना है वो देखो कि व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमें यहाँ पर जो हमारा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा वो हमें बोलना है। देन अबाउट फर्स्ट क्या है, the light deriving from point source। अगर point source है then what about the shape of the wavefront? It is spherical, तो लिख देना है spherical wavefront। पूरा सेंटेंस तुम्हें लिखना है कि for the point source the wavefront is spherical in shape, ऐसे। चलो फिर सेकंड क्या है, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस। पॉइंट सोर्स फोकस पे है, तो फोकस से अगर लाइट एमिट हुई और लेंस से पास हो गई देन रेज आर पैरेलल, तो उसका वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन वेवफ्रंट। मतलब अगर लेंस से पास हुआ तो वो हो जाएगा प्लेन वेवफ्रंट। Okay. Third, the portion of wavefront of the light from distant star intercept by the earth। तो लार्ज डिस्टेंस में जो भी हमारी रेज है वो पैरेलल हो जाती है, इसीलिए वेवफ्रंट हो जाएगा प्लेन वेवफ्रंट। इजी है ये तो। चलो नंबर 3, if refractive index of glass is 1.5 then speed of the light in glass क्या होगा, speed of light in vacuum हमें given है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है ग्लास का 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दे रखी है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को अगर मैं v बोलूं तो ये तो बहुत इजी है, हमारे पास फॉर्मूला है इसका, eta is equal to c by v, therefore v is equal to c upon eta। आगे हमने कर दिया, then c is 3 into 10 raised to 8, eta is 1.5 को you can say 3 by 2, तो 3 कैंसल
और न्यूमरेटर मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो सेकंड क्या है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट? इफ नॉट, which of two colors, red or violet, travels slower in glass prism? Is speed of light in glass independent of color? No. Speed of light always depend on color. मतलब we can say no. Speed of light dependent on color of light. चलो अब अगर वही तो पूछा है कि if it is not, then which color, red or violet, travels slower in glass prism? तब हमारे पास फॉर्मूला है कि eta is equal to c by v, है ना। अब यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि c अपॉन v इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो है वो रेड और वायलेट के लिए याद करो, देन वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। मतलब जिसकी वेवलेंथ हायर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्मॉल होगा। ओके, और फिर यहां से बोलो कि v इज इक्वल टू c अपॉन ईटा, मतलब जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई उसकी स्पीड कम होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ईटा फॉर वायलेट कलर इज ग्रेटर देन ईटा फॉर रेड कलर, क्योंकि वेवलेंथ रेड कलर की हाईएस्ट तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और यहां पर ये इनवर्स है, इसीलिए स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज लेस देन स्पीड ऑफ रेड कलर। मतलब कौन सा स्लोवर होगा? वायलेट कलर। देयरफॉर वायलेट कलर या स्पीड ऑफ वायलेट कलर is slower than red in medium या glass। ओके, चलो फिर नंबर 4 10.4 क्या है? In Young's double slit experiment, the slit are separated by 0.28 millimeter. Slit are separated means it is small d. 0.28 mm means 0.28 10⁻³ meter. Okay. The screen is placed 1.4 meter away. That is capital D. 1.4 meter. The distance between the central bright and fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. देखो distance between central bright and fourth bright, तो central bright से fourth bright का जो distance है उसको तो हम x से डिनोट करते हैं, and that is 1.2 centimeter means 1.2 10⁻² meter. Determine the wavelength of light used. हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। तो देखो अब यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कौन सी दी है? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 4, और ब्राइट फ्रिंज है इसीलिए कंडीशन हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। Therefore, condition for constructive interference
तो क्या है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लैम्बडा। बस वेवलेंथ तो हमें यूज करनी है, देन लैम्बडा इज इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन n d। ओके, चलो तो उसकी अगर कैलकुलेशन कर दे, then lambda is equal to x दिया हमें 1.2 10 raised to minus 2, small d it is 0.28 10 raised to minus 3 and upon फोर्थ ब्रैकेट है इसीलिए 4 and कैपिटल D दिया है हमें 1.4 मीटर। चलो करो कैलकुलेशन, क्या होगा 1.2 into 0.28 divided by 4 and divided by 1.4, it is 0.06, then wavelength is 0.06 और 10 raised to में क्या होगा, then 10 raised to minus 5 meter means 6 into 10 raised to minus 7 meter। डायरेक्टली यू कैन राइट 6000 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 3 0 मल्टीप्लाई करें तो 3 डिवाइड भी करने पड़े, इट इज 10 raised to minus 10, therefore it is 6000 एंगस्ट्रॉम। कहीं पर भी 6 और 10 raised to minus 7 मीटर में आ रहा है तो 3 0 करके तुम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। ये भी आंसर वैलिड है, दोनों आंसर वैलिड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वेवलेंथ का आंसर नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे। अगर नैनोमीटर करना है देन 600 नैनोमीटर या 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलो नंबर 5 क्या है? नंबर 5 में इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, its intensity on the screen where path difference lambda is k unit, then what is the intensity where the path difference is lambda by 3? अगर path difference lambda है तब वहां पर इंटेंसिटी हमें k यूनिट दे रखी है, तब हमें उसका रिलेशन लेना पड़े। तो हमारे पास इंटेंसिटी का एक इक्वेशन है कि इंटेंसिटी, देखो ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा अलग है। देन इंटेंसिटी की इक्वेशन है हमारे पास 4I0 cos स्क्वायर phi by 2। याद करो, इंटरफेरेंस के केस में हमने इक्वेशन डिराइव कर रखी है कि I is equal to 4I0 cos स्क्वायर phi by 2, where phi is the phase difference, where phi is फेज डिफरेंस है। हमें तो पाथ डिफरेंस दे रखा है और फेज डिफरेंस इक्वेशन में, तो इन दोनों का रिलेशन भी तो है हमारे पास, बट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हमारे पास है 2 पाई बाय लैम्बडा पाथ डिफरेंस। और अगर याद नहीं है तो ये याद कर लो क्योंकि इसकी हमें एमसीक्यू में भी रिक्वायरमेंट है। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यहाँ कहीं ना कहीं ये कंडीशन याद हमें करनी है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फेज टू पाथ या पाथ टू फेज। देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा पाथ डिफरेंस। चलो तो अब यहाँ पर क्या बोला है हमें, इंटेंसिटी उसकी k है, तो पहले फेज डिफरेंस का हम इक्वेशन ले लेते हैं। तो phi फेज डिफरेंस इज phi इज 2 पाई बाय लैम्बडा। कब? तो कि whenever wavelength is the path difference is lambda, कि path difference हमें lambda दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, it is 2 pi, then phase difference is
2 पाई, तब उसकी इंटेंसिटी क्या मिलेगी हमें? देन इंटेंसिटी I की जगह पर K बोल सकते हैं और 4I0 cos स्क्वायर क्या होगा? 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2। ओके, अब 2 पाई बाय 2 है तो ये हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर पाई। अब cos की इक्वेशन, cos की वैल्यू क्या है? cos पाई इज -1, स्क्वायर होगा तो +1, देन k इज इक्वल टू 4I0। मीन्स कभी भी हमें इक्वेशन k की मिले तो हम बोल सकते हैं इट इज 4I0। मतलब कहीं पर भी अब हमें 4I0 मिले तो हम उसकी वैल्यू k लिख सकते हैं। तो आप सेकंड कंडीशन देखो क्या दिया है हमें, फेज डिफरेंस। अब बोला है कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 3 है तो क्या होगा? तो सेकंड कंडीशन में बोल सकते हैं कि अब नाउ फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस क्या दिया हमने? लैम्बडा बाय 3। तो उसका जो पाथ है, अब पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 3 है तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 3, देन फाई इज 2 पाई बाय 3। ओके, देन अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? देन इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर 5 बाय 2। 5 बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 3 इंटू 2। तो देखो ये तो 2 कैंसल, देन इट इज 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 3। तब देखो cos स्क्वायर पाई बाय 3 क्या होगा? तो cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब ये हो गया हमारे लिए 60। cos 60 डिग्री हुआ कि नहीं है? अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos स्क्वायर है इसीलिए 1/4, देन इट इज 4I0 एंड 1/4। अब ये 4 कैंसल मत करो, क्यों? 4I0 की वैल्यू हमारे पास k है, देन इट्स इंटेंसिटी इज 4I0 की जगह पर k बोल सकते हैं हम, देन इट इज k/4। तो व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा तब उसकी इंटेंसिटी मिल गई हमें 4I0, दैट इज k बोल दिया हमने। अब अगर उसका पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 3 है देन इट्स इंटेंसिटी इज k/4। ओके, चलो नंबर 6 क्या है? नंबर 6 के अंदर पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से। कि बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ हमें दे रखी है और इसमें थोड़ा करेक्शन भी करना है कि 2 वेवलेंथ दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन नहीं दिया एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट भी गिवन नहीं है, वो तुम्हें यहां पर ऐड करना है। मतलब लिखो ऐसे कि वेवलेंथ लैम्बडा 1 है वो 650 नैनोमीटर है। ओके, उसको तुम यूज कर सकते हो 650 10⁻⁻⁹ मीटर एंड लैम्बडा 2 इज 520 नैनोमीटर, मींस 520 into 10⁻⁹ मीटर एंड जस्ट एड इट कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल D इज 120 सेंटीमीटर। Then centimeter है, then you can say 1.2 meter divided by 100 and distance between 2 slit means small d is 2 mm, 2 millimeter, 2 into 10⁻⁻³ मीटर। ये जो है वो गिवन नहीं है, हाँ वो तुम्हें ऐड करना है इतना। चलो अब क्या है? What about the first? Find the distance of third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 650 नैनोमीटर। मतलब फर्स्ट के लिए हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ
थर्ड ब्राइट फ्रिंज, देखो थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3 और ब्राइट के लिए तो हम कंडीशन यूज कर देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो बोल सकते हैं कि फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 3 और ब्राइट है इसीलिए बोल देंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या बोलेंगे? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लेम्डा, लेकिन यहां पर वेवलेंथ कौन सी यूज करनी है? 650 बोल रखा है, इसीलिए लेम्डा 1 कर देते हैं। और हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस तो x होता है, देन इट इज n लेम्डा 1 d अपॉन d। चलो सब वैल्यूज रख दो, n मतलब थर्ड ब्राइट बोला है हमें, ओके। फिर लेम्डा 1 650 10⁻⁹ d is 1.2 divided by d 2 into 10⁻⁻3। चलो तो करो कैलकुलेशन, क्या है? 3 into 650 into 1.2 divided by 2, it is 1170। तो 1170 into ये 10⁻⁹, ये 10⁻³ ऊपर आएगा तो +3 मतलब -6 मीटर। यू कैन से 1.17 10⁻³ मीटर, ओके। और -3 है तो तुम बोल सकते हो 1.17 मिलीमीटर या फिर 11.7 सेंटीमीटर, ओके। आया समझ में? तो ये यहां पर तुम ये कोई भी आंसर तुम बोल सकते हो, क्लियर कि नहीं? चलो मिलीमीटर से सेंटीमीटर, हाँ सॉरी गलत हो गया, गलत। ये हो जाएगा 0.117 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी। तो 0.117 सेंटीमीटर, कुछ भी तुम ऐसे आंसर लिख सकते हो, आइदर इन सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, या जो आंसर है वही लिख दो तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है, क्या है? What is the least distance from the central maximum where the bright fringe is due to both waves coincide? मतलब अगर हम डायग्राम के हिसाब से सोचें, ये डायग्राम सिर्फ रेफरेंस के लिए है, तुम्हें एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। तो यहां से ये इसका सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा, यहां से जो भी रेज यहां पर आई, यहां से जो भी रेज आई, और ये दोनों सुपरपोज हो गई। तो सुपरपोज होगी तो यहां पर दोनों का ब्राइट है, देखो कि दोनों की ब्राइट जो है वो सुपरपोज हो रही है, मतलब यहां से लेम्डा 1 की और लेम्डा 2 की, कोई भी नंबर की, नंबर नहीं दिया लेकिन दोनों की ब्राइट फ्रिंज सुपरपोज हो रही है। अब सुपरपोज हुई मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम हो गया कि नहीं? डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो गया, कैपिटल डी तो स्मॉल होता ही है और ये स्मॉल डी भी स्मॉल ही हो, सेम ही होगा। तब फॉर द कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन, और उसमें भी दोनों का ब्राइट बोला है, तो दोनों का एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर केस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फ्रिंजेस, यहां पर फ्रिंजेस सुपरपोज हो रही है, और फॉर द सुपरपोजिशन ऑफ, ऐसा लिख दो दोनों का ब्राइट, इसीलिए ब्राइट फ्रिंजेस, तो क्या होगा? द पाथ डिफरेंस x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लेम्डा, तो 1 के लिए n1 लेम्डा 1 लिखो। अब ये x सुपर
because x small d upon capital D is n1 lambda 1, x small d upon capital D is n2 lambda 2. तो बस यहां से आप कंडीशन यूज कर दो कि n1 upon n2 is lambda, n1 upon n2 is lambda 2 by lambda 1. Then what about the lambda 2? 5 to 0 minus 9 तो कैंसिल कर दो और ये हो गया 650. देन 0 0 भी कैंसिल. अब यहां पर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि इट इज 52 by 65. इसका आंसर हमें रेशियो के टर्म्स में लाना है. तो कुछ कैंसिल हो सकता है. देखो 13 से कैंसिल हो, 13 4s and 13 5s. That means we can say n1 is 4 और n2 is 5. इसका मतलब 650 वेवलेंथ है तब उसकी फोर्थ ब्राइट और 520 वेवलेंथ है तब उसकी फिफ्थ ब्राइट सुपरपोज हो रही है, कोइंसाइड हो रही है. समझ में आया कि 650 नैनोमीटर की फोर्थ ब्राइट और 520 नैनोमीटर की फिफ्थ ब्राइट इज कोइंसाइड. तब कौन से डिस्टेंस पर कोइंसाइड हो रही है ये यहां पर वैल्यू रख देंगे. देयरफॉर x small d upon capital D is n1 lambda 1. x इतना चाहिए हमें. then n1 lambda 1 d upon d. 1 कौन सा 4. then lambda 1 कौन सा 650 नैनोमीटर मतलब -9. d कितना 1.2 और स्मॉल d 2 × 10⁻³ तो कहां पर सुपरपोज हो रही है वो भी डिस्टेंस हमें मिल सकता है. तो चलो ये तो कर सकते हैं हम 2. then 2 × 650 into 1.2 it is 1560. then 1560 10 to the power -6 मीटर. तो बोल सकते हैं हम 1.56 10 to the power -3 मीटर. या फिर अगर तुम -2 में सेंटीमीटर कर दो तो -1 रहेगा. देन 0.156 सेंटीमीटर या फिर 1.56 मिलीमीटर, कोई भी आंसर चलेगा. ओके चलो नंबर 7 लिख लो. ये पहले वीडियो पॉज करके लिख दो ये आंसर. ओके चलो अब 10.7 क्या दिया है 10.7 के क्वेश्चन के अंदर हमें. इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फाउंड टू बी 0.02 डिग्री on screen 1 meter away. The wavelength of light uses 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if entire experiment apparatus immersed in water? The refractive index of water given 4/3. देखो 10.7 के केस में हमें दे रखा है angular width of the fringe. तो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, तो कोई भी फ्रिंज की विड्थ है उसकी फॉर्मूला है हमारे पास कि थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी. एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा और डी. ये फॉर्मूला है हमारे पास और ये याद ना हो तो लर्न कर लो कि एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज यही होती है लैम्बडा अपॉन डी. तो वेवलेंथ भी गिवन है और ये जो थीटा है वो गिवन है हमारे लिए, इट इज 0.2 डिग्री. चलो अब क्या होगा कि व्हेनेवर एंटायर एक्सपेरिमेंट इमर्ज इन वाटर, तो वाटर में क्या होता है सिर्फ वेवलेंथ ही तो चेंज होगी, स्मॉल डी तो चेंज होगा नहीं. ओके तब व्हाट अबाउट द एंगुलर विड्थ, कैसा बोल सकते हैं कि व्हेन apparatus
placed in water of refractive index four by three angular width, जिसको मैं थीटा डैश बोल दूं, तो लैम्बडा डैश चेंज होगा, where lambda dash is lambda upon eta. Okay, then what I can say about theta dash? Then it is lambda upon d into eta. Therefore theta dash जो है, then lambda upon d, ये जो है lambda upon d वो तो हमारे लिए थीटा हो गया 0.2, then it is 0.2 divided by eta, then 0.2, eta is 4 by 3, तो ये मिलेगा हमें 0.6 by 4. ओके, 0.6 by 4 करो तो ये हो जाएगा, पहले तो 0.3 divided by 2 एंड डायरेक्टली कर दो 0.6 divided by 4, 0.15 डिग्री, ये डिग्री में है, ये डिग्री में मिलेगा हमें. ओके, चलो नंबर 8. What is the Bristol's angle for air glass transition? Refractive index of glass की हो. देखो Bristol's law, तो बस Bristol's law को हमें पता है. According to Bristol's law, theta is equal to tan theta p. बस हमें एंगल ही तो चाहिए इसमें, और ये 1.5. Therefore I can say theta p is tan inverse 1.5. तो 1.5 tan के टेबल में देखो कितना आ रहा है, तो tan के टेबल में देखो, मैं भी देख रहा हूँ, इट इज 56 डिग्री 18 मिनट. अदरवाइज यू कैन से थीटा p इज इक्वल टू 56.3 डिग्री ऑल्सो, कोई भी चलेगा. ओके, चलो नंबर 9. नंबर 9 का क्वेश्चन पढ़ो कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फोर्स ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. व्हाट इज what are wavelength and frequency of reflected light, and for the angle of incident is reflected normal to the incident ray. चलो then 10.9 मिनट हमें दे रखा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट फोर्स 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 into 10⁻⁻⁷ meter. Okay, then what is the wavelength frequency of reflected light? तो हमें तो पता है रिफ्लेक्टेड में कभी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. देन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलेंगे, वेवलेंथ सेम 5 into 10⁻⁻⁷ मीटर. स्पीड तो सेम होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. देन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा. 3 into 10⁸, 5 into 10⁻⁷, तो 3/5 ये तो होता है 0.6 और ये हो जाएगा 15 हर्ट्ज, या फिर यू कैन से 6 into 10⁻14 हर्ट्ज. तो ये मिल गई हमें वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट. चलो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक
कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस, ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इससे नॉर्मल बोल रखा है 90 डिग्री। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन होता क्या है, फॉर केस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, बट एंगल I प्लस एंगल R तो 90 डिग्री दिया और ये दोनों सेम है, मतलब 2 ऑफ एंगल I इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 डिग्री। क्लियर? चलो फिर नंबर 10 यहां पर ही डायरेक्ट हो सकता है। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन एपर्चर 4 मिलीमीटर इन वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। एपर्चर मतलब उसको स्मॉल d बोल दो, इट इज 4 mm -3 मीटर और वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर, means 4 into 10⁻⁻⁷ meter. Now for the good approximation we can say it is Fresnel distance. Then Fresnel distance ZF is d square upon lambda. चलो, then d square 16 10⁻⁶ और lambda 4 into 10⁻⁷, ये हो जाएगा 4 into 10⁻⁻² ही रहेगा क्योंकि 7 - 6 10 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, मतलब 40 मीटर डिस्टेंस तक रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, उसके बाद उसका डिफ्रैक्शन होगा। द गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर रे ऑप्टिक्स, मतलब जैसे रे ऑप्टिक्स में बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ, तो स्ट्रेट पाथ कितने डिस्टेंस तक 40 मीटर डिस्टेंस तक, whenever small d is 4 millimeter and wavelength is 400 नैनोमीटर, तब 40 मीटर तक रे जो है विदाउट डिफ्रैक्शन ट्रैवल करे, एंड दैट इज द गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर उसके एक्सरसाइज के खत्म हुए, नेक्स्ट टाइम पर हम इसके एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे।